हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। ओके। ये बीपीएससी 133 पॉलिटिकल साइंस की सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें जो है आपको पूरी बुक का कंक्लूजन करवा जाएगा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। देखिएगा, बुक की लैंग्वेज बहुत टफ है, इसलिए ही मैंने बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तुलनात्मक सरकार अथवा शासन का मतलब बताइए। तुलनात्मक सरकार आ जाए एग्जाम में या फिर शासन आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब हम अपने राज्य का मतलब देखो, राजनीतिक में जो है राज्य का मतलब देश से आता है, ठीक है। जब हम अपने राज्य के किसी अन्य राज्य के संवैधानिक ढांचे, राजनीतिक संस्थाओं व संसदीय प्रणालियों के आधार पर तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जब इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, तुलनात्मक शासन या सरकार कहलाता है, ठीक है। इसमें तुलनात्मक सरकार में हम मुख्य तौर से क्या पढ़ते हैं। इसमें जो है मुख्य तौर से इसके विभिन्न अंग, ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं मुख्य तौर से, ठीक है। तो आप भूलना मत। अब देख लेते हैं राजनीति। राजनीति क्या है, तुलनात्मक राजनीति क्या है। आंसर देख लेते हैं। जब हम अपने देश की किसी अन्य देश से विचारधाराओं, नीतियों, अवधारणाओं के आधार पर तुलना करते हैं, तो ये तुलनात्मक राजनीति कहलाती हैं। इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें मुख्य तौर पर राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रणालियों, राजनीतिक पार्टियों तथा दबाव समूह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसमें जो है सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा जाता है मुख्य रूप से। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके बारे में। और इसमें जो है उसकी विचारधाराओं के बारे में पढ़ा जाता है, उस देश की नीतियों के बारे में पढ़ा जाता है, उस देश की पार्टियों के बारे में पढ़ा जाता है, दलों के, राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा जाता है, दबाव समूह के बारे में पढ़ा जाता है राजनीतिक में। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन में परंपरागत तुलनात्मक पद्धति या दृष्टिकोण क्या है। आपके क्वेश्चन में या तो ये पूछ ले कि परंपरागत तुलनात्मक दृष्टिकोण क्या है, या फिर ये पूछ ले कि तुलनात्मक विकास पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ है, या फिर ये पूछ ले तुलनात्मक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर क्या है, क्या अंतर है तुलनात्मक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में। तो अब देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर है, पुराने राजनीतिक विचारकों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन में अपनाए गए तरीकों को परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण क्या किसे कहा जाता है, पुराने जो विचारक थे उनके द्वारा जो अपनाए गए तरीके थे उनको कहा जाता है। तुलनात्मक पद्धति अभी भी प्रवाह की स्थिति में है, यह निर्णायक या अंतिम स्थिति में नहीं पहुंची है। ये जो तुलनात्मक स्थिति है ना, ये जो प्रवृत्ति है तुलनात्मक पद्धति, ये जो अभी भी चली रही है लगातार, ये अभी अंतिम स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति में लगातार इसका स्वरूप बदलता रहा है, जो कि इस प्रकार है। अब वो देख लेते हैं कि किस प्रकार है। ओके, अब वो कैसे, परंपरागत ये किस तरह से बदला है, उसमें परंपरागत दृष्टिकोण कौन सा होता है और आधुनिक दृष्टिकोण कौन सा होता है राजनीतिक का, तुलनात्मक राजनीतिक, ठीक है। तो वो देख लेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण जो है सीमित है, आज के अनेक बुनियादी विषयों जैसे राजनीतिक प्रक्रिया, दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक व्यवस्था आदि का अध्ययन ये दृष्टिकोण नहीं करता है, ठीक है। ये अंतर है इसमें। अब दूसरा देख लेते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में केवल पश्चिमी यूरोप, इसमें जो है पहले केवल पश्चिमी यूरोप तथा अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देशों की ही राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मिलता है। परंपरागत दृष्टिकोण में खाली पश्चिमी देशों के राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण लगभग पूरे विश्व में अपना पैर पसारे हुए है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉइंट हो गया था हमारा, रुकिए, सॉरी।
सॉरी वो थोड़ा हो गया। ओके, अब देख लेते हैं इसका तीसरा जो है, तीसरे में क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण प्रधानतः मतलब मुख्य तौर पर प्रबंधक है। इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्था अथवा एक ही विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन मिलता है। परंतु आधुनिक समय में अनेक प्रकार की संस्थाएं उभरी हैं, जैसे चुनाव आयोग, आयकर विभाग आदि। इनमें जो है परंपरागत दृष्टिकोण में जो है खाली एक विशिष्ट प्रकार की जो व्यवस्था थी उसी का अध्ययन मिलता था, पर आधुनिक समय में ये चीज़ें जो हैं उभरी हैं। कौन कौन सी? चुनाव आयोग है, आयकर विभाग जैसी जो संस्थाएं हैं, जो सरकार की संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन नहीं मिलता। ओके, अभी हमने इसमें परंपरागत तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ा है और आधुनिक तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक शासन या सरकार वर्सेस तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर है वो देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका। तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक राजनीति में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, जो कि इस प्रकार है। तुलनात्मक सरकार या तुलनात्मक शासन में परंपरागत तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, परंतु तुलनात्मक राजनीति में आधुनिक तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसमें जो है सरकार में क्या परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाया जाता है और इसमें राजनीति में जो है आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो ये याद रखना, बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इसमें जो हमें याद रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तुलनात्मक सरकार में आदर्शवाद अध्ययन को अपनाया जाता है। देखिएगा ये अध्ययन है, वो टाइपिंग एरर है तो इसके लिए सॉरी। इसमें जो है आदर्शवाद अध्ययन को अपनाया जाता है और परंतु इसमें तुलनात्मक राजनीति में विश्लेषणात्मक अध्ययन को अपनाया जाता है। ओके, अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। तुलनात्मक सरकार का विशेष क्षेत्र सीमित है। इसमें राज्य तथा औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। परंतु तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र व्यापक है। इसमें सभी राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिफरेंसेस बहुत ही छोटे छोटे से हैं। इसमें जो है सरकार में औपचारिक रूप से जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उनका अध्ययन किया जाता है और इसमें जितनी भी राजनीतिक संरचनाएं उनका अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक राजनीतिक में। ठीक है, अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4। जहाँ तुलनात्मक सरकार ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी तथा संस्थागत विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक सरकार में, वहीं जो है तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिक तथा अनुभवी तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है तुलनात्मक सरकार में संस्थागत और कानूनी तरीके से अध्ययन किया जाता है, इसमें जो है अनुभवी और जो है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है राजनीति में। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। तुलनात्मक सरकार में राजनीतिक संस्थाओं के वातावरण के अध्ययन को महत्व नहीं दिया जाता। मतलब उसका जो राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं, जो ऑफिस वगैरह होते हैं, ये सरकारी जो कार्यालय होते हैं, उसके जो अंदर जो वातावरण होता है उसको महत्व नहीं दिया जाता। और जबकि इसमें तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं के वातावरण को महत्व दिया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन स्वरूप वर्णनात्मक होता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में भविष्यवाणी तथा व्याख्या करना होता है और सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। ओके, ये इसके 6 पॉइंट हो गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तुलनात्मक पद्धति या दृष्टिकोण या उद्देश्य, उपयोग या फिर महत्व, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जो है इसका क्वेश्चन एक ही है, तुलनात्मक पद्धति क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके महत्व क्या है, तो इसका जो है आंसर आपको यही मिलेगा। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर में जो है मैंने हेडिंग लिखी है, आपको जो है थोड़ा इसमें अपने तरफ से भी लिखना पड़ेगा, तो लिख देना आप। ठीक है, बाकी हेडिंग में दे ही रहा हूँ उसको आपको, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ये बना के लिखना पड़ेगा आपको। तो इसमें जो है क्यों करते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन हम करते क्यों हैं, इसमें ये बताना है। तो क्यों करते हैं? अपने संविधान में सुधार के लिए। पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए, अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए, अपने देश के नागरिकों में उनके अधिकारों के प्रति चेतना व जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, अपने देश के शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए, उसको नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं जो है मैंने इजी जो है लैंग्वेज में ट्राई करा है, कोशिश करा है समझाने के लिए आपको। अब पॉइंट नंबर 6, अपने ज्ञान की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो वो शोध करता है, मतलब जो कंपैरिजन कर रहा है, जो तुलना कर रहा है, जो है अपने ज्ञान की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो है अब तुलना करता है, किसी देश से अपने देश की तुलना करता है कि उस देश में क्या है और हमारे देश में क्या है ऐसा जो उस देश में नहीं है। तो इसलिए ही तुलना की जाती है करने के लिए और नागरिकों को। और ये पॉइंट नंबर 7 था अपने, तो ये पॉइंट नंबर 7 है यहाँ पे। अपने देश के नागरिकों को राजनीति में सहभागीदार बनाने के लिए, मतलब उसकी जो है ताकि उनमें ये जिज्ञासा, ये इच्छा जागे, या आत्मविश्वास जागे कि वो अपने देश की राजनीति में भाग लें, या तो वोट डाल के या फिर चुनाव लड़कर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनका राजनीति से विश्वास उठा हुआ होता है। तो इसलिए जो है ये तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। तुलनात्मक राजनीति में अरस्तु का योगदान बताएं। मतलब तुलनात्मक राजनीति जो है ये किसकी देन है? अरस्तु की देन है। इसमें इसका योगदान क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति सिर्फ यही नहीं जो हम आज पढ़ते हैं, इसका इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। तो कैसे देखें वो देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु को माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने 158 देशों की संविधान का अध्ययन किया था। 158 देशों के संविधान का जो है अध्ययन किया था ये, जिसमें इन्होंने उन राज्यों के कानूनों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, नीतियों, विचारधाराओं आदि के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो ये था उनका योगदान, सबसे पहले इन्होंने ही करा था। ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में तुलनात्मक अध्ययन करने में क्या कठिनाई या अड़चनें या बाधाएं आती हैं, ये इसमें तुलनात्मक अध्ययन करने में आते हैं। यहाँ पे तो टाइपिंग एरर थोड़ा, उसके लिए माफ़ कर देना। तो देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। इसमें कठिनाइयाँ क्या आती हैं, अड़चनें क्या आती हैं, बाधाएं क्या आती हैं जब हम तुलना किसी देश से, अपने देश से किसी अन्य देश की तुलना करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, बाधाएं, बैरियर्स आते हैं, उनको देख लेते हैं। तुलनात्मक पद्धति अभी परवाह की स्थिति में है, यह निर्णायक या अंतिम समय में नहीं पहुँच पाया है। इसके रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। वो किस प्रकार हैं वो देख लेते हैं। इसमें मैंने हेडिंग बनाई है कुछ। पर्याप्त जानकारी का अभाव, जब तक हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य ना हो जिनके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो, जो तुलनीय योग्य हों, जिनका हम तुलनीय योग्य हों, जिनकी तुलना हो सके, ऐसे साक्ष्य या तथ्य ना हो या जानकारी ना हो, तब तक राजनीतिक तुलनात्मक करना असंभव है। राजनीतिक तुलना करना जो है असंभव है। तो एक तो ये बैरियर हो गया ये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे में देख रहे हैं सांस्कृतिक कठिनाइयाँ वो किस तरह है वो देख लेते हैं। विभिन्न राष्ट्रों की सांस्कृतिक रीति रिवाज तथा राजनीतिक परंपराएं अलग अलग होने के कारण तुलना करने में अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ आती हैं जो असमंजस की स्थिति भी बना देती हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनको जो है तुलना करना, याद रखना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दिमाग में रखना, और वैसे भी कहीं आंकड़ों में रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं इनमें। तो ये इनमें कभी कभी जो है असमंजस की स्थिति भी बन जाती है, जो कि एक कठिनाई जो है साबित होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाषाई कठिनाई। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों की भाषाओं की जानकारी जरूरी है। कभी कभी जो है छोटे छोटे समुदायों में अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं, जो शोधकर्ता की मुश्किलों को बढ़ा देती हैं।
तो भाषाएं जो है आधार पर भी कठिनाइयाँ होती हैं, इसमें ये कहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो है पॉइंट नंबर 4, विस्तृत आंकड़ों की कठिनाइयाँ। अब इसका जो है आगे होगा। ओके, विस्तृत आंकड़ों की कठिनाइयाँ। राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग से संबंधित जो आंकड़े होते हैं तथा मनुष्य का स्वभाव, उसका व्यवहार, उसके क्रियाकलाप और उसकी संस्थाओं की प्रकृति इतनी जटिल और परिवर्तनशील है कि उसके बारे में आंकड़े जमा करना आसान नहीं है, जो एक जो है बैरियर के रूप में हमारे सामने आता है। क्या क्या है वो आंकड़ों के आधार पर ये जो कठिनाइयाँ वो हैं। वो कैसे है? क्योंकि मनुष्य का जो है स्वभाव अलग है, व्यवहार अलग है, क्रियाकलाप जो है अलग अलग हैं, और इसमें जो है संस्थाएं अलग हैं, उसकी जो है इतनी जटिल और परिवर्तनशील हैं उसका व्यवहार और स्वभाव कि वो जो है आंकड़ों में जमा करके रखना असंभव है। तो ये जो है एक बैरियर के रूप में सामने आता है। आप चाहें तो एक बार और पढ़ लीजिएगा, ये जो है नोट कर लीजिएगा अपने में। तो एक छोटा सा निष्कर्ष भी है। अब मतलब ये पर्याप्त तो नहीं होगा, थोड़ा अपने पास से भी लिखना पड़ेगा आपको, पर मैं थोड़ा सा हिंट दूँ इसमें से। इन कठिनाइयों के बावजूद राजनीतिक शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये जो है आप आज का जो है ये पहला पार्ट है, और अभी और वीडियो आएंगी तो आप वेट करिएगा। ये जो है इसमें क्वेश्चन आंसर मैं लिखता हूँ, आप जो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ओके, बाय।